ठीक है, अब बात करता हूं मैं कुछ एग्जेम्पशंस की। एग्जेम्पशंस को समझना ना बहुत अच्छी बात है, जरूरी बात है और बहुत आसान काम है। अब वो एग्जेम्पशंस क्या आती हैं कि आपने गेन निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन छूट मिलेगी क्या? तो एग्जेम्पशंस जो है ना हमारे पास, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 की जो कैटेगरीज है, अब इसको समझना कैटेगरीज को। ठीक है दोस्तों, अब 54 की कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी है सेक्शन 54। ये मिलता है रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर, प्रॉपर्टी। आज आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगी क्या? मिलेगी। अगर आपने जिस समय आपने प्रॉपर्टी को बेचा, देखो मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा, सुनना सिर्फ और बाद में इस बुक से पढ़ लेना। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा आया उससे विद इन 1 ईयर बिफोर, मतलब आज बेचा तो 1 साल पहले ही, या अगले 2 साल में एक नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली रेजिडेंशियल, तो आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, या अगले 3 सालों में एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो भी आपको छूट मिल जाएगी। छूट कितनी होगी? जो भी आपका नया परचेज प्राइस होगा या जो कैपिटल गेन होगा, विच एवर इज लोअर, हायर नहीं, जो लोअर होगा वो आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो विद इन 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर और 3 ईयर्स फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने उस पैसे का यूज करके नया घर 3 साल में बना लिया, या खरीद लिया 2 साल में, या पहले 1 साल के बिफोर में, या 2 साल के आफ्टर में, टोटल 3 साल का टाइम मिलेगा खरीदने बेचने के लिए, खरीदने के लिए या बनाने के लिए, आपको उसके अंदर खरीदना है। अगर आपने कहा कि नहीं मैं नहीं खरीद रहा, अभी मुझे टाइम लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक स्कीम होती है, ये हर किसी में एप्लीकेबल होगी, ये तो सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। हर बैंक के अंदर, नेशनलाइज बैंक के अंदर इसका खाता खुल सकता है, इसका अकाउंट खुल सकता है। तो आपने जाके अपना सारा पैसा उठा के उसमें डाल दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, कि ये पैसा आया था मैंने उसमें डाल दिया। अब अगर 3 साल के अंदर अंदर घर नहीं बनाया आपने, तो फिर ये पैसा सरकार निकालेगी, इस पर टैक्स लगाएगी और आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो आप कब तक एलिजिबल हो छूट के लिए? जब तक वो पैसे से नया घर नहीं खरीद लेते या बना लेते। ये हो गया 54। अब ये सारे सेक्शन ना 54, 54C, 54E, ये सारे के सारे इस तरह की चीज़ों पर टिके हुए हैं, सिर्फ आपको याद रखना है हमेशा। वो क्या याद रखना है? जैसे सेक्शन 54B, ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए। एग्रीकल्चर लैंड खरीदो, पैसा आएगा, और विद इन 2 ईयर्स, देखो इसमें लिखा होता है एसएससी हैज परचेज अदर एग्रीकल्चर लैंड। तो एक चीज क्लियर है, जैसी प्रॉपर्टी बेचोगे वैसे ही खरीदनी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर लैंड 2 साल के अंदर अंदर आपने दोबारा नहीं खरीद ली तो आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना 54D। 54D क्या कहते हैं? फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, आपके पास इंडस्ट्री का कुछ पार्ट था आपका, वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, आपको पैसा मिला, लमसम बहुत अच्छा पैसा मिला, लेकिन अब आपको छूट चाहिए। तो छूट के अंदर क्या होगा? वो इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, इंडस्ट्रियल एस्टेट जो जिसको कहूंगा मैं, वो 3 साल में नहीं खरीद लो, विद इन 3 साल नहीं खरीद लो, आपको फिर छूट मिल जाएगी आपके पैसे के ऊपर, तो आपको प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं रहेगा। देखो फिर नेक्स्ट क्या लिखता है 54EC। ये होते हैं बॉन्ड्स के लिए होता है कुछ। अब बॉन्ड कौन सी कंपनी के है? NHAI या रैक, ये नाम ढूंढना, ठीक है। वैसे NHAI का बता रहा हूँ सिर्फ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रैक का आप ढूंढो और नीचे कमेंट में लिख के बताना मुझे, ठीक है। तो मुझे बताओ कि रैक क्या होता है, उसका मतलब आप पढ़ रहे हो यहाँ तक। नेशनल हाईवे और या RAC के जो बॉन्ड्स हैं, वो आप अगर खरीद के बेचते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बेच दो सर, तो आपको 3 साल के अंदर इतना पैसा मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा फिर से 6 महीने के अंदर अंदर नए बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको छूट मिल सकती है। फिर आता है 54E,
डबल ई। ये होता है हमारा यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स, मतलब स्पेसिफाइड मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड फंड्स होते हैं। इसको आपने बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ, तो भैया फिर से जहां फंड्स और बॉन्ड्स की बात आएगी 6 महीने के अंदर अंदर आपको फिर से नए उसी तरीके के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है कि सर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी हुआ तो अदर देन, तो 54F अदर देन हाउस। तो हाँ सर यही बेच सकते हैं हम, तो कोई कंडीशन नहीं, जहां पे हाउस है ऐसा हो गया तो पहला वाला रूल फिर से एप्लीकेबल ये वाला, तो 1 साल पहले या 2 साल के बाद परचेज कर लो या 3 साल में नया बना लो, तो ये रूल एज इट इज यहां पे फॉलो हो जाएगा। तो आपके पास अगर आपने ये रूल फॉलो किए तो फिर आपको मिल जाएगा क्या, अपने कैपिटल गेन में से छूट। ठीक है, तो अभी ये समझो और एक बार रिवाइज करना, पहले रिवाइंड कर लेना पूरा का पूरा, दोबारा पढ़ो, समझ नहीं आता नीचे कमेंट में लिख दो, और फिर जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और वो क्वेश्चन इसी बुक का कराऊंगा मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, जो डाउट आएगा मुझे कमेंट में लिखना, और आपको बुक नहीं मिल रही है तो मुझे ईमेल आईडी अपना कमेंट में लिखो, मैं आपको ये बुक भेज दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। ओनली थिंग इज कि आप लोग बने रहो, आई फील रियली हैप्पी टू बी अ टीचर फॉर यू। ऑलराइट, तो जरा इसको करो और कंटिन्यू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। फिर तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा वैसे ये, और उसको क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ो, ठीक है, और मैं साथ साथ नोट्स बनाऊंगा इसके। ये कहता है मिस्टर जे परचेज ए हाउस ऑन 1/7/1996। तो ऐसे लिखना होता है 1/7/1996 को आपने घर खरीदा, वो था 90,000 का। He had to pay 2,000 as brokerage to real estate agent and 8,000 as registration charges। इसका मतलब ये दोनों के दोनों चार्जेस इसमें ऐड होके 10,000, टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 1 लाख की। He entered into an agreement for sale of property to X on 10/12/2004। 10/12/2004। ये जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखोगे बोर्ड पे तो आपको दिख जाएगा मैं नोट्स कैसे बना रहा हूं आपके साथ साथ। 10/12/2004 को हमने एग्रीमेंट किया एक्स के साथ और 25,000 का एडवांस मिल गया। X could not however keep his promise and an advance of 25,000 given by him was forfeited। अब आपको ये पता होगा दुनिया के अंदर के रूल होता है कि अगर हमने कोई बयाना दिया है या पैसा एडवांस दिया है, अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो बयाना जब्त हो जाता है, फॉरफिट हो जाता है अमाउंट। तो ये 25,000 जो भी था 25,000 का, ये हमारे मिस्टर जे को मिल गया होगा। तो इसका मतलब उनकी कॉस्टिंग कम हो गई। 1 लाख की चीज अब कितने की रह गई, 75,000 की रह गई। तो अक्सर क्या बोलता हूँ नेट कॉस्ट। Later on, he gifted this house to his son K on 15/9/2005। 15 सितंबर 2005 को उसने के को गिफ्ट कर दिया। देखो मैं हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, देखो के को गिफ्ट कर दिया मकान। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड बाय जे एंड के फॉर द रिन्यूअल ऑफ हाउस। अब घर को इंप्रूव कराया जा रहा है। इंप्रूव कराते टाइम याद रखना कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के टाइम याद रखना कि 2001-2 से पहले कुछ भी इंप्रूवमेंट होगा तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाता, हमेशा उसके बाद वाले ही शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। एडिशन ऑफ 2 रूम्स बाय जे ड्यूरिंग 1999-2000, उस पर 50,000 खर्च किया। तो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है देख लेते हैं पहले। हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 1999-2000 में 50,000 खर्च करें। फिर 2004 और 5 में 1 लाख रुपए खर्च किया गया। फिर 2010 और 11 में 1.5 लाख खर्च किया गया। तो 3 तरह की हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लेकिन ये 50,000 हम शामिल नहीं करेंगे,
वो भी आपको दोबारा स्क्रीन पे दिख जाएगा। 50,000 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये 2001 से पहले की बात है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1/4/2001 वाज 1,25,000। आपको याद होगा मैंने बताया था ना कि प्रायर टू एक्विजिशन 2001 से पहले एक्वायर करोगे तो मार्केट वैल्यू या परचेज प्राइस विच एवर इज हायर टू बी टेकन। तो जो 1 अप्रैल 2001 को जो वैल्यू है फेयर वैल्यू वो है 1,25,000। तो हम कौन सी लेंगे वो आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें 75,000 लेनी है या 1,25,000 लेनी है। तो जो भी ज़्यादा होगा वही लेंगे। नाउ के एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द हाउस फॉर 9 लाख। कब बेचा उसने? 10 मई 2013 को। 10 मई 2013 को 9 लाख का उसने बेच दिया। बेचने की बात करी है, बेचा नहीं अभी। ऑन दिस वाई कुड नॉट एन एडवांस 50,000 का मिल गया। ये लो जी, यहां भी 50,000 का एडवांस मिला। अब मिस्टर वाई ने भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। देखो, वाई कुड नॉट पे द बैलेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2 months एंड के फॉरफिटेड द एडवांस। ये लो जी, ये भी खा गए हम, खा गए, ये भी खा जाओ। K ultimately found a buyer, Mr. Z, to whom property was finally transferred at 30 lakh rupees on 15/12/2017. 15/12/2017 को finally sold for 30 lakh। 30 लाख का मकान उसने बेच दिया। K had to pay brokerage 1%। इसका 1% का ब्रोकरेज था, मीन्स एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। वो आ गया मेरे पास 3 लाख रुपए, 30,000 रुपए। 30 लाख था ना, 30,000। ठीक है। कंप्यूटर कैपिटल गेन चार्जेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर के फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। देखो कितना आसानी से। अब आप दोबारा से देखो जो मैंने बताया था आपको, चलते चलते साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ। 90,000 का खरीदा, 2 और 8 2 खर्चे करे उसने, 2,000 के और 8,000 के, तो 10,000 की कॉस्टिंग ऐड हुई, 1 लाख का मकान हो गया। 25,000 का बेचा, 25,000 का एडवांस आया था, फॉरफिट कर लिया, तो कॉस्ट हो गई मेरे पास 75,000 की। लेकिन आज की वैल्यू कितनी है? 1,25,000। तो जो भी हायर होगी मैं उसको देख लूंगा। मिस्टर के को गिफ्ट हुआ मकान। 3 तरह की इंप्रूवमेंट हुई। एक इंप्रूवमेंट हमारी 2001-2 से पहले की है, तो वो हम शामिल नहीं करते, बाकी दोनों को हम इंडेक्स करेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ दिमाग से कैसे आंसर निकालना है अब इसको समझो, बस यही आज की क्लास में समझाना है। देखो शुरू करते हैं फिर से। वो लॉन्ग टर्म, याद रखना ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि 36 महीने से ज्यादा का टेन्योर है। सबसे पहले सेल कितने की करी हमने? 30 लाख की, माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना हो गया? 1% जो हमने निकाला 30,000, तो इतना कम पैसा हमारे पास आएगा। माइनस इंडेक्स, याद रखना ये भूलना नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कब खरीदा था हमने? 1996 में। वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1,25,000 की। अब आपके ऊपर है आप क्या चूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर में लिखा है 75,000 ले रखा है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 1,25,000 लेना, कि जो भी ज्यादा होती है आप वो ले सकते हैं। ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा 2001 ही लिखा है, बट अमाउंट ऑफ ओके, क्योंकि 1,25,000 की तो वैल्यू है हमारे पास, लेकिन इसमें से हमारा 50,000 का फॉरफिटेड अमाउंट है। देखो ये अमाउंट एडवांस का था जो इसने खा लिया है, तो ये बचा मेरे पास, जो नेट आया वो आया मेरे पास 75,000 ही आया। तो 75,000 यहाँ पे लो चाहे यहाँ लो, बात एक ही है मेरे लिए। तो हम इसके लिए लेंगे 75,000 मल्टीप्लाई, याद रखना, डिवाइडेड बाय CII ऑफ परचेजिंग ईयर। वो हमारा कौन सा होगा? 2001 to 2002, दैट इज गोइंग टू बी 100, मल्टीप्लाई पिछले साल का कितना है? 272।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 2,04,000। देखो मैं जानबूझ के कैलकुलेटर में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो है आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बस, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सिर्फ 2 ही इंप्रूवमेंट ली जाएंगी। एक इंप्रूवमेंट 2004-5 की और दूसरी 10 और 11 की। अब 10 और 11 और 2004 और 5 का इंडेक्स का CII आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आप देखोगे तो सारा CII आपको गिवन है, नहीं तो टेबल आपके पास है, उसमें से चेक करना कि 2004-5 का कितना CII है, 10-11 का कितना है। तो इन दोनों को सेपरेटली निकालता हूं। 4-5 का 1 लाख रुपए हमने खर्च किया था, डिवाइडेड बाय 113 इंटू 272, और हमारा 10 और 11 का जो है दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय उस समय का CII था 167 मल्टीप्लाई 272 पिछले साल का, ये दोनों का आ जाएगा 2,40,708 और दूसरे का आ जाएगा 2,44,311। अब इस पूरे अमाउंट को 3-4 अमाउंट्स को हम 30 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 22,80,981। ये हो गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अगर आप चाहते हो कि इस पे मुझे एग्जेम्पशन मिल जाए तो क्या करो आप, अभी कई क्वेश्चन में तो लिखा नहीं कि मैंने नई प्रॉपर्टी खरीद ली या बेच दी, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इस पैसे को उठाओ। लिखा नहीं है तो कुछ नहीं करना, यहां खत्म कर देना, क्वेश्चन में लिखा हो तो ही करना। अगर उसने उठा के इस पैसे को डाल दिया कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, तो आप लिख देना कितना पैसा उसने डाला स्कीम में, वो माइनस हो जाएगा, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और आने वाले कई सालों के अंदर अगर उसने वो कंस्ट्रक्शन नहीं करी या फुलफिल नहीं करी कंडीशन, तो वो पैसा फिर से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों एक क्वेश्चन कराया मैंने आपको, बाकी 3 क्वेश्चन इसमें और हैं, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्लस आपके जो पिछले सैम्पल पेपर्स हैं उसको करो। फिर से बोल रहा हूँ, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप, एक बार लाइक दबा दो। मुझे वो बनाने नहीं आते, वो कार्टून वार्टून जो बनाते आते हैं ना, मोबाइल आता है टिंग 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 करता है, वैसा आता है इसमें, अभी लाइक कीजिए अभी लाइक कीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर समझ आ रहा है तो हिट लाइक, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ और इस बुक को डाउनलोड करो, नहीं तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी लिखो, मैं आपको बुक भेजता हूँ। आपके एग्ज़ाम सर पे हैं, अच्छी तैयारी करो, और जब आपके नंबर आए ना अच्छे से और मेरे से कुछ भी हेल्प आपको पसंद आ रही हो तो मुझे अपने बताना ज़रूर मार्क्स कितने आए। मार्क्स नहीं भी आए तो एटलीस्ट लिख देना कि सर थैंक यू, आपसे पढ़ने से फ़ायदा हो गया हमें थोड़ा सा, ठीक है। तो टिल द टाइम विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड लक एंड गॉड ब्लेस यू।